हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपने क्वेश्चन पेपर करेंगे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 1 जुलाई 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर 2 लेक्चर में 65 क्वेश्चन किए, अब 65 से आगे करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट कीजिए यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि एक सरणी सर्किट के सभी भागों में निम्न में से कौन सा मान समान होता है। सरणी सर्किट है ये, इसके अंदर एक ये रेजिस्टेंस लगा दिया, 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, एक इंडक्टर लगा दिया और एक ये कैपेसिटर लगा दिया। ओके, तो ये आर, आर, एल और सी जो सीरीज सर्किट होता है। सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर अलग अलग रहती है। इसके अंदर वोल्टेज का योग रहेगा। इसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर यूज करने के बाद फॉर्मूले का वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपको पहले नॉर्मली तरीके से बता देता हूं मैं। 2 रेजिस्टेंस यूज करके नॉर्मली, ये आर है, ये भी आर है। तो सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज रहता है वी टी इज इक्वल टू वी वन कंपोनेंट्स के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, और वी टू के ऊपर कंपोनेंट्स के वोल्टेज का जो ड्रॉप रहता है योग के तुल्य। आर वन के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप और आर टू के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है, इन दोनों के जो वोल्टेज का जो योग होगा वो अप्लाई वोल्टेज के तुल्य रहेगा। ठीक है। धारा का मान एक पाथ है तो करंट भी सेम रहता है। आई टी इज इक्वल टू टोटल करंट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। ओके, और इसके अंदर पावर की बात करें तो पावर का सीरीज सर्किट में वैल्यू घटती है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर कम होगी। तो पावर की बात करें, अगर 2 रेजिस्टेंस है तो इसके अंदर आ जाएगा पी वन गुणा पी टू अपॉन में पी वन प्लस पी टू। ओके, अगर इंडक्टेंस होगा, अगर परिपथ में इंडक्टेंस है, इंडक्टर की बात करते हैं, अगर 2 सीरीज में 2 इंडक्टर लगे हुए होंगे तो क्या होगा इंडक्टेंस, तो होगा एल वन प्लस एल टू प्लस माइनस टू एम रहेगा। प्लस का मान तब होगा जब सहयोगी स्वभाव का होगा, माइनस तब होगा जब असहयोगी स्वभाव की वैल्यू रहती है। कैपेसिटेंस की बात करें, जब 2 सीरीज में कैपेसिटर लगे हों तो 1 अपॉन में सी टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में सी वन प्लस 1 अपॉन में सी टू। ओके, नॉर्मली सीधा सी टी की बात करें तो टोटल कैपेसिटेंस तो 1 अपॉन में 1 बाई सी वन प्लस 1 अपॉन में 1 सी टू। ओके, तो ये रहता है सीरीज सर्किट के अंदर टोटल पैरामीटर्स। अब वो रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया, वोल्टेज, धारा, पावर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है भी एक सीरीज सर्किट के सभी भागों में कौन सा मान समान रहता है, तो समान रहने वाला ओनली सिर्फ है करंट। वोल्टेज भी अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर अलग अलग रहेगी, करंट का मान सेम रहेगा, पावर भी अलग अलग रहती है उनके रेजिस्टेंस के हिसाब से, और रेजिस्टेंस का मान भी अलग अलग रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 67, किसी क्षेत्र में दीप्ति का स्तर मापा जाता है। दीप्ति इल्यूमिनेशन, जो प्रकाश रहता है, प्रकाश को किस में मापा जाता है? वाट मीटर के द्वारा पावर को मेजरमेंट किया जाता है। मल्टीमीटर वीओएम रहता है, मल्टीमीटर को वीओएम मीटर भी कहते हैं। वोल्टेज को मेजरमेंट करेगा, ये ओम को रेजिस्टेंस मेजरमेंट करता है, और ये मिली एम्पियर में करंट को मेजरमेंट करता है। ओके, तो नैनोमीटर जो रहता है, नैनो तो एक मीटर की बात करें तो माइक्रो, नैनो, पिको, ये इसके अंदर आ गया। मीटर मीटर कुछ नहीं है ये। ऑप्शन नंबर बी, लक्स जो मीटर रहता है ये प्रकाश को मेजरमेंट करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68,
0.7 लैगिंग के पावर फैक्टर वाले एक एसी सर्किट का इनपुट 200 केवीए है, तो सर्किट द्वारा ली जाने वाली शक्ति होगी। 3 प्रकार की शक्ति बता रहा हूं आपको। एपरेंट पावर, ट्रू पावर, या इसको एक्चुअल पावर भी कह सकते हैं, ट्रू पावर, और रिएक्टिव पावर। एपरेंट पावर को किलो वोल्ट एम्पियर्स में या वोल्ट एम्पियर में, ट्रू पावर को किलोवाट के अंदर, और रिएक्टिव पावर को केवीएआर के अंदर मेजरमेंट करते हैं। तो केवी दिया हुआ है किलोवाट। ट्रू पावर एक्चुअल वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो परिपथ के अंदर या किसी परिपथ परिपथ नहीं, मतलब जैसे कोई एलिमेंट्स के अंदर या कोई मशीन के अंदर जो एक्चुअल पावर कंजप्शन होती है उसको ज्ञात करने के लिए केवी गुणा पावर फैक्टर रहता है, केवी गुणा cos फाई रहता है। तो 200 केवी है यहाँ पर, यहाँ पर 200 केवी है। 200 केवी गुणा 0.7, तो 7 दूनी 14, और 2 जीरो के 2 जीरो, और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो हट जाएगी। तो 140 किलोवाट पावर कंजप्शन करेगा, ऑप्शन नंबर बी। वैसे आपको कल के लेक्चर में बताया था, पावर इम्पीडेंस ट्रायंगल बताया था, पावर ट्रायंगल बताया, और एडमिटेंस ट्रायंगल बताया, तो उसी प्रकार से उसके अंदर पूरा सोल्यूशन बता दिया था आपको, देख लेना दोबारा। 69 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए स्थिति होती है। ट्रांसफार्मर किस समय मैक्सिमम आउटपुट देता है, तो इसके लिए क्या कंडीशंस रहती है। अगर बात करें अपने नॉर्मली जो पावर जो ट्रांसफार्मर रहते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, इनको 100% लोड पर रखें। पावर ट्रांसफार्मर की बात करें वैसे तो 500 केवी से ज्यादा के रहते हैं, जो ग्रिड सब स्टेशन के अंदर यूज में लिए जाते हैं, प्रसारण केंद्रों पर यूज में लिए जाते हैं पावर ट्रांसफार्मर, उनको 100% लोड पर रखा जाता है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रसारण केंद्र रहते हैं, पावर ट्रांसफार्मर जो रहते हैं, उनके अंदर लोड का मान काफी कम वेरिएशन होता है, इसीलिए 100% के ऊपर मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहते हैं, जो सब स्टेशनों में यूज किए जाते हैं, वो 50% अगर उन पर लोड रखेंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो लोड रहते हैं, डोमेस्टिक लोड रहते हैं, इंडस्ट्रियल लोड की बात माने तो वो काफी लोड वेरिएशन करता है। डोमेस्टिक लोड रहता है, उसका कोई कंफर्म नहीं होता कि किस टाइम लोड आएगा, किस टाइम नहीं आएगा। तो इसीलिए लोड के वर्क के समानुपाती कॉपर लॉस रहता है। तो लोड 20% बढ़ा तो कॉपर लॉस उसके वर्क के समानुपाती में बढ़ेगा, इसीलिए ट्रांसफार्मर में लॉसेज होने के कारण आउटपुट काफी, दक्षता काफी कम हो जाती है। तो पावर ट्रांसफार्मर जो प्रसारण केंद्रों में यूज में लिए जाते हैं उनको 100% लोड पर, डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर रहते हैं वो 50% लोड के ऊपर मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। और दूसरा ऑप्शन रहता है इसके अंदर, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, अगर होगा इक्वल तो मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा। केवीए मैक्स की बात करें तो केवीए मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर केवीए लिख देते हैं, आयरन लॉस अपॉन में कॉपर लॉस करते हैं तो अपने को केवीए मैक्सिमम देखने को मिलता है। इस सूत्र के द्वारा जो केवीए अपने को मिलता है, उस लोड पे अगर ट्रांसफार्मर को रखेंगे तो ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70। विपरीत दिशा में 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाने का क्या कारण है। वोल्टेज आपूर्ति सही नहीं है, मोटर को शुरू करने का तरीका सही नहीं है, आपूर्ति लाइन का एक फ्यूज उड़ गया है तो सिंगल फेज सीक्वेंस हो जाएगा मोटर में चलती कंडीशन में, आपूर्ति लाइन का फेज क्रम उल्टा हो गया है।
तो इसका रीजन क्या है? मोटर विपरीत दिशा में 3 फेज इंडक्शन मोटर का चलाने का नहीं, चलने का क्या कारण है? तो चलने का कारण ये है कि मोटर का फेज सीक्वेंस विपरीत हो गया है। फेज सीक्वेंस की बात करें तो फेज सीक्वेंस नॉर्मली रहता है आर वाई बी। तो इसके अंदर अपने लिख सकते हैं वाई बी आर या बी आर वाई। ये सभी फेज सीक्वेंस एक समान है, क्योंकि इसको लिखें आर वाई बी, आर वाई बी, तो देखें वाई बी आर ये आ गया और बी आर वाई तो ये आ गया, तो फेज सीक्वेंस सेम ही हो गया। फेज सीक्वेंस अपोजिट की बात करें तो रिवर्स फेज सीक्वेंस मानेंगे आर बी वाई को, इस प्रकार बी वाई आर और वाई आर बी ये दोनों ही फेज सीक्वेंस, तीनों फेज सीक्वेंस विपरीत हैं। फेज सीक्वेंस मोटर में दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एक्चुअल में घूम रहा है, या रिवर्स करेंगे तो फेज 3 फेज हैं, इनको अपोजिट करके केवल 2 ही फेज सीक्वेंस प्राप्त कर सकते हैं, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। अभी इसके लिए अपने क्वेश्चन रहेगा कि आपूर्ति लाइन का फेज सीक्वेंस जो है अपोजिट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सर्किट ब्रेकर में शमन माध्यम के रूप में तेल का लाभ होता है। तेल का क्या लाभ होता है? अच्छा कूलिंग गुण एवं आर्क ऊर्जा का अवशोषण, उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता, विद्युत रोधी के रूप में कार्य। तो ये सभी कार्य करता है। सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल यूज में लिया जाता है, इसका मेन रीजन तो रहता है कि ये सर्किट ब्रेकर में आर्क का शमन करेगा, आर्क के साथ साथ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्राप्त करवाता है, इंसुलेशन के रूप में उपयुक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 72। प्रत्यावर्तक के स्टेटर से करंट बाहरी लोड सर्किट में खालिस्तान के माध्यम से ले जाया जाता है। आपको कल ही पिछले लेक्चर में बताया था कि जो स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग रहती है एक्चुअल में फील्ड वाइंडिंग रहती है, आर्मेचर पर आर्मेचर वाइंडिंग रहेगी। तो इस कंडीशन के अंदर अगर डेल्टा कनेक्शन है तो 3 स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर स्टार कनेक्शन है तो 4 स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसीलिए जो आर्मेचर वाइंडिंग रहती है वो स्टेटर पर स्थापित की जाती है, और स्टेटर पर जो फील्ड वाइंडिंग रहती है वो आर्मेचर पर स्थापित की जाती है। इससे फायदा ये होता है कि एक तो आर्मेचर में हाई पावर प्रोड्यूस होती है आर्मेचर वाइंडिंग में, तो इसी सॉलिड कनेक्शन के द्वारा सीधी सप्लाई ले सकते हैं, और फील्ड को एक्साइटेशन के लिए लो वोल्टेज सप्लाई दी जाती है, कम स्पार्किंग पैदा होगी, कम लॉसेस देखने को मिलेंगे। इसीलिए स्टेटर वाइंडिंग पर जो फील्ड वाइंडिंग रहती है उसको आर्मेचर पर, और आर्मेचर के वाइंडिंग स्टेटर पर स्थापित करने से सॉलिड कनेक्शन के द्वारा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। सॉलिड मतलब ठोस कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 72 का उत्तर सी। 73 नंबर, धुआं अम्ल और अल्काली का प्रभाव किस में नगण्य होता है? एल्कलाइन, एसिड मान सकते हैं उन्हें। तो इस किसके अंदर इन दोनों का प्रभाव नहीं रहेगा, धुआं एसिड अल्काली का? तो वो लेड एसिड वह रहती है। ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर लॉस ये देखने को मिलते हैं, इसके अंदर जो मेटालिक शीट प्रोवाइड करवाई जाती है, मेटालिक शीट और कंडक्टर कोर के मध्य में इंसुलेशन रहता है। इंसुलेशन खराब हो गया तो झटका लगने की संभावना रहती है, बाकी इसको एसिड वाले टेम्परेचर वाले ताप वाले स्थानों पर यूज कर सकते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, सभी वोल्टेज की कमी एवं स्रोत वोल्टेज को एक श्रेणी सर्किट में साथ जोड़ने पर खालिस्तान के बराबर होती है। सीरीज सर्किट में अगर जोड़ रहे हैं, आपको अभी बताया था जस्ट, चलो वोल्टेज ऑफ लेते हैं। ये 3 है,
इसकी 6 वोल्टेज है, इसकी 2 वोल्टेज है और इसकी अगर 8 वोल्टेज है तो आउटपुट वोल्टेज अपने के लिए फॉर्मूला रहता है Vt इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जितने वोल्टेज सोर्स जुड़ेंगे उसी प्रकार से जुड़ते रहते हैं। अब आउटपुट देखने को मिलेगा 6, 2, 8 और 16 वोल्टेज आउटपुट रहेगा। इसी प्रकार सभी जो सोर्सेज रहते हैं उनके योग के तुल्य आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू रहती है या टर्मिनल वोल्टेज रहता है। इसके अंदर एक और सिस्टम है, जैसे ये सर्किट है, ये सीरीज में लगे हुए हैं। एक ये अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ गया है, ये वाला अपोजिट जोड़ा है आपने। इसकी वोल्टेज है 2 वोल्टेज, इसकी वोल्टेज है 2 वोल्टेज, इसकी वोल्टेज है 2 वोल्ट और इसकी भी वोल्टेज 2 वोल्ट है। तो आउटपुट वोल्टेज देखने को जो मिलेगी, दो ये लैंप अपनी क्षमता के समान वाले लैंप या समान वोल्टेज को और सर्किट से लेगा, जिसके कारण आउटपुट में 4 वोल्टेज देखने को मिलेगी। 2 और 2 4 वोल्टेज। ये लैंप अपनी समान वोल्टेज क्षमता का मेन जो वोल्टेज रहती है उसके अंदर से वोल्टेज लेगा। आउटपुट वोल्टेज रहेगी अपने पास इस टाइम 4। तो सभी वोल्टेज सोर्स के सभी वोल्टेज एवं वोल्टेज की कमी का योग। सोर्स द सोर्स वोल्टेज 0, द टोटल वोल्टेज कुल वोल्टेज कमी। ऑप्शन नंबर रहेगा डी इसके अंदर। सभी वोल्टेज सोर्स के योग के तुल्य आउटपुट वोल्टेज रहती है या उनके ड्रॉप के तुल्य। लोड फैक्टर को परिभाषित करने के लिए अनुपात। लोड फैक्टर जो रहता है, लोड फैक्टर की वैल्यू रहती है औसत मान अपॉन में अधिकतम मांग। ऑप्शन नंबर सी रहेगा लोड फैक्टर ज्ञात करने के लिए। एवरेज लोड अपॉन में मैक्सिमम लोड। डाइवर्टिसिटी फैक्टर रहता है व्यक्तिगत मांगों का योग। व्यक्तिगत मांगों का योग अपॉन में अधिकतम मांग मैक्सिमम लोड। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास सी। क्वेश्चन नंबर 76। पाई अपॉन में 4 रेडियन में कितने डिग्री होती है? तो अपने वोल्टेज को लिखते हैं एसी के अंदर V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी। ओमेगा रहता है यहाँ पर 2 पाई एफ के तुल्य। तो पाई को लेते हैं अपने 180 डिग्री के तुल्य। तो 180 अपॉन में 4 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसके अंदर। आगे समझ। धारा भी इसी प्रकार लिखते हैं आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ओमेगा के अंदर 2 पाई एफ, 2 का मान 2 पाई 22/7 या 3.14 फ्रिक्वेंसी रहती है। और पाई की जो इसके अंदर वैल्यू रहते हैं v बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी या आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो पाई की वैल्यू रहती है 180 डिग्री के तुल्य। क्वेश्चन नंबर 77। 16 एम्पियर फ्यूज ब्रांच सर्किट पर सभी उपकरणों की अधिकतम अनुमत वोल्टेज क्या होगी? अनुमत वाटेज क्या होगी? तो जो 6 एम्पियर 250 वोल्टेज रहती है डोमेस्टिक के लिए जो सप्लाई। अब आप कहोगे 250 वोल्टेज क्यों लिख रहे हो? अधिनियम आया था 2019 के अंदर, उसके बाद में 250 वोल्टेज मानते हैं अपने। ओके, तो 250 वोल्ट की बात करते हैं। प्लस माइनस घरेलू उपकरण की बात करें तो उसमें प्लस माइनस 3% से ज्यादा वोल्टेज विचलन नहीं होना चाहिए। और सप्लाई की सीधी बात करते हैं तो वो प्लस माइनस 5% से ज्यादा वोल्टेज वेरिएशन नहीं होना चाहिए।
अब इसके लिए 6 एम्पीयर 250 वोल्ट है, तो इसके लिए 800 वाट और एक ब्रांच के लिए 10 पॉइंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। 16 एम्पीयर और 440 वोल्टेज है, तो उसके लिए 3 किलोवाट और 2 पॉइंट से ज्यादा परिपथ एक जो अपने ब्रांच लेते हैं उसके अंदर लोड नहीं होना चाहिए। इसके अंदर और कुछ आपको बता देता हूं मैं। अगर 5 किलोवाट से लोड ज्यादा होता है तो सर्किट के अंदर ELCB लगाना अनिवार्य हो जाता है। 3 किलोवाट से लोड ज्यादा होता है तो 3 फेज सिस्टम यूज करना चाहिए। 4 किलोमीटर के बाद में लाइटनिंग अरेस्टर यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइनों में। क्वेश्चन नंबर 78, संतुलित 3 फेज सिस्टम में वाटेज कितना अलग किया जाता है? सिस्टम में वोल्टेज कितना अलग किया जाता है? तो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड रहता है, 360 डिग्री रहता है टोटल, और 3 फेज है तो 120 डिग्री आ जाएगा। 120 डिग्री आउट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहते हैं परस्पर। एक फेज से दूसरे फेज के मध्य 120 डिग्री आउट ऑफ फेज रहता है। एक आइसोलेटर होता है। आइसोलेटर के बारे में कल आपको शॉर्ट्स वीडियो दूंगा मैं, कल नहीं आज के दिन ही। एक आइसोलेटर होता है। पावर फैक्टर सुधार के लिए डिवाइस, पावर फैक्टर के लिए तो अपने यूज में लेते हैं, पावर फैक्टर के लिए अपने यूज में लेते हैं कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर यानी कि सिंक्रोनस मोटर, और फेज एड वांसर। ट्रांजिएंट के प्रभाव को सामान्य करने के लिए, ट्रांजिएंट को प्रभाव को कोई तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं करता है ये। एक तरंग सुधार करने के लिए एक वेव को यानी कि मॉडिफाइड करेगा या सुधार करेगा, तो ऐसा कोई काम नहीं करता। आइसोलेटर एक प्रकार का स्विच रहता है जो नो लोड कंडीशन के अंदर ऑपरेट होता है। ए फिजिकली डिस्कनेक्टेड डिवाइस। इन दोनों को कल आपको दिखाऊंगा, कल नहीं आज के दिन ही। तो ये फिजिकली एक आइसोलेटर रहता है जो नो लोड कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है। लोड के अंदर इसको यूज करना अवांछनीय है, यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास डी। नो लोड कंडीशन के अंदर सर्किट को आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसे गैंग भी कहते हैं। इनके जो दो टर्मिनल्स रहते हैं इनके मध्य जो एयर काम करती है, इसीलिए इसको गैंग भी कहा जाता है। गैंग का रीजन ये है, गैंग अपने पास कैपेसिटर भी रहता है लेकिन उसके अंदर भी दो चालक प्लेटों के मध्य में एयर रहती है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80, स्टार स्टार स्रोत लोड संरूपण में इन ए स्टार स्टार सोर्स लोड कॉन्फ़िगरेशन है। क्या होता है स्टार सर्किट के अंदर? स्टार सर्किट के बारे में आपको पूरा कंप्लीट बताता हूँ मैं अभी। एडिट मोड, ये जैसे आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। ये न्यूट्रल्स पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पर जो करंट आएगा वो लाइन करंट होगा, और जो इस कॉइल से फ्लो करेगा या इम्पीडेंस से फ्लो करेगा तो वो होगा फेज करंट। सब में इसी प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले लाइन वोल्टेज के मध्य संबंध देखते हैं। लाइन वोल्टेज क्या होगा? दो लाइनों के मध्य या दो फेजों के मध्य जो वोल्टेज मापी जाती है वो लाइन वोल्टेज रहती है। लाइन वोल्टेज होती है दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज। जिस प्रकार आर और बी फेज के मध्य वोल्टेज मापेंगे लाइन वोल्टेज होगा, वाई और बी फेज के मध्य मापेंगे लाइन वोल्टेज होगा। तो इसका लिखते हैं
लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू वी आर वाई, वी वाई बी, वी आर बी। ये सभी जो संबंध है ये लाइन वोल्टेज के संबंध है। फेज वोल्टेज के बारे में देखते हैं, वीपीएच इज इक्वल टू, तो स्टार के अंदर फेज वोल्टेज क्या होगी, एक फेज और न्यूट्रल्स के मध्य जो वोल्टेज मापी जाती है, फेज और न्यूट्रल्स के मध्य जो वोल्टेज मापेंगे वो वोल्टेज होगी फेज वोल्टेज। लिखते हैं संबंध, वी आर एन, वी वाई एन, वी बी एन, ये अपने पास फेज वोल्टेज है। लाइन करंट की बात करते हैं, लाइन करंट इज इक्वल टू, जो लाइन में करंट फ्लो कर रहा है यह फेज के अंदर से जो करंट आ रहा है उसे लाइन करंट कहेंगे। लाइन करंट का संबंध होगा आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल्स टू आई बी। ओके, ये रहेगा लाइन करंट। और फेज करंट क्या रहता है, फेज करंट होता है किसी स्पेसिफिक इम्पीडेंस के अंदर से। इम्पीडेंस की बात करें तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है और कैपेसिटर भी हो सकता है। उस जिस प्रकार ये है स्पेसिफिक इम्पीडेंस आर फेज का, ये बी फेज का और ये वाई फेज का, तो इसके अंदर से जो फ्लो करेगा वो होगा फेज करंट। फेज करंट का फॉर्मूला लिखते हैं, आई आर आई वाई और आई बी। इसके भी संबंध के बारे में आपने क्या समझा कि जो लाइन करंट रहता है, आपको 2 वाटमीटर मेथड बताऊंगा, उस टाइम पूरा आपने क्लियर करेंगे भी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के मध्य संबंध कैसा है। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 वीपीएच। जो लाइन वोल्टेज रहता है वो फेज वोल्टेज से √3 गुना ज्यादा रहता है। और जो लाइन करंट फेज करंट के तुल्य रहता है। फेज करंट के इसलिए तुल्य रहता है, जो ये लाइन के अंदर करंट आ रहा है ये कहलाएगा लाइन करंट, और स्पेसिफिक मान के इम्पीडेंस के अंदर से फ्लो करेगा तो उसे कहेंगे फेज करंट। डेल्टा के बारे में और देख लेते हैं, चलो। फेज की बात करें तो ये आ गया डेल्टा, ये आर फेज, ये वाई फेज और ये बी फेज। ओके, ये जो करंट आएगा ये होगा लाइन करंट, और इसके अंदर अपने पास न्यूट्रल मौजूद नहीं होता। देखते हैं इसके अंदर लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू, दो फेजों के मध्य मापी गई वोल्टेज लाइन वोल्टेज रहती है, वी आर वाई फेज और वी वाई बी फेज और वी आर बी फेज के मध्य जो वोल्टेज रहेगी लाइन वोल्टेज होगी। फेज वोल्टेज की बात करते हैं तो फेज वोल्टेज इज इक्वल टू वी आर वाई, वी वाई बी और वी आर बी के अंदर जो वोल्टेज रहेगी वो होगी फेज वोल्टेज। डेल्टा के अंदर, अब फेज वोल्टेज की दो फेजों की बात करें तो ये दो फेज आ रहे हैं पीछे से, इनके मध्य जो वोल्टेज मापेंगे फेज वोल्टेज, और ये स्पेसिफिक इम्पीडेंस मान लिया अपने था आर फेज का, तो इनके सिरों पर जो वोल्टेज मापी जाएगी वो होगी फेज वोल्टेज। अब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, कुछ ही नहीं है, ये पीछे से माप रहे हैं और यहाँ टर्मिनल्स के ऊपर माप रहे हैं, तो फेज और लाइन वोल्टेज तुल्य होगी ना। इसीलिए डेल्टा सर्किट के अंदर लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। ओके, अभी देखते हैं लाइन करंट। इसके अंदर लाइन करंट होगा जो लाइन से फ्लो करेगा, किसी फेज से फ्लो करेगा, तो आई आर फेज
आई वाई फेज और आई बी फेज। ओके, ये होगा लाइन करंट। फेज करंट की बात करते हैं। फेज करंट इज इक्वल टू, फेज करंट होगा जिस प्रकार ये इम्पीडेंस जेड आर है, जेड आर है तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा आर फेज से आ रहा है वो इधर फ्लो कर रहा है। इस कॉइल के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा यह इस इम्पीडेंस माने या इसे रेजिस्टेंस माने तो इसके अंदर से जो फ्लो करेगा वो फेज करंट रहेगा अपने पास। कैसे लिखेंगे? आई आर वाई, आई वाई बी, आई आर बी के मध्य जो करंट मापेंगे वो होगा फेज करंट। डेल्टा के अंदर लाइन करंट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 है फेज करंट। ओके, तो लाइन करंट जो डेल्टा में होता है वो फेज करंट से अंडर रूट 3 गुना अधिक रहता है। चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। स्टार स्टार सोर्स लोड कॉन्फ़िगरेशन है। फेज करंट, लाइन करंट एवं लोड करंट सभी फेज में समान होता है। फेज करंट, लाइन करंट और लोड करंट 120 डिग्री फेज के बाहर रहते हैं, आउट ऑफ फेज होते हैं। फेज करंट एवं लाइन करंट फेज में होते हैं तथा दोनों ही लोड से 120 डिग्री आउट ऑफ फेज रहते हैं। लाइन करंट एवं लोड करंट फेज में होते हैं तथा दोनों फेज करंट से फेज करंट में फेज के बाहर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लाइन करंट फेज करंट के तुल्य रहता है और लोड करंट भी तो इसी के तुल्य होगा ना। ओके, ऑप्शन नंबर रहेगा ए। पूरा वैसे बता दिया आपको, लाइन करंट फेज करंट, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज, लाइन करंट फेज करंट के मध्य संबंध तो वैसे भी आप बता दोगे। 50 वोल्टेज सोर्स तथा 5 मेगा क्यू, मेगा क्यू नहीं है ये मेगा ओम है, मेगा ओम अवरोध वाले सर्किट में बहता हुआ विद्युत प्रवाह यानी कि करंट ज्ञात करना है। द करंट फ्लोइंग थ्राउट ए सर्किट विद ए 50 वोल्ट सोर्स एंड 5 मेगा ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज। 50 वोल्टेज अपॉन में 5 मेगा ओम है तो 5 से डिवाइड करेंगे 10, मेगा है तो माइक्रो हो जाएगा, 10 माइक्रो एम्पियर्स। ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू राइट नाउ। 10 माइक्रो है तो इसे मिली मिली एम्पियर्स भी कह सकते हैं। माइक्रो रहता है 10 की पावर, माइक्रो रहता है 10 की पावर -6, मिली रहता है 10 की पावर -3, नैनो रहता है 10 की पावर -9, पिको रहता है 10 की पावर -12। ओके, क्वेश्चन नंबर 82। मल्टीमीटर एवीओ मीटर मेजरमेंट। एवीओ मीटर अभी आपको बताया था। V का मतलब है यहाँ पर वोल्ट, O का मतलब है ओम, A का मतलब है एम्पियर्स। VOM कहेंगे तो V का मतलब भी वोल्ट है, O का मतलब ओम है, करंट को मिली एम्पियर मिलेंगे, मिली एम्पियर्स। ओके, तो VOM मापता है, करंट भी माप रहा है, वोल्टेज भी माप रहा है, ओम भी माप रहा है, एम्पियर्स भी माप रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 83। हार्ड तो नहीं है क्वेश्चन पेपर, यह लग रहा है पूरा तो सोल्यूशन आपको हर एक ऑप्शन को बता रहा हूँ, तो बढ़िया से देखना, दोबारा देख लेना लेक्चर ना समझाए तो, और फिर भी क्वेरी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको सोल्यूशन देंगे उसका। एक तार का अवरोध 2 ओम है, इस तार को खींचकर लंबाई दुगनी कर दी जाए तो इसका अवरोध होगा। एक आपने चीज पढ़ी, खींचकर, स्ट्रेच,
खींचा है तार को। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो गुणा L डिवाइडेड बाई एरिया। अगर लंबाई को दोगुना कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन को दोगुना कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। अभी ये क्या कह रहा है, एक तार है, जैसे ये तार है पूरी, इस तार को खींचा, डबल किया, तो इसका भी जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो आधा होगा, क्योंकि लंबाई इस तार की डबल होगी तो इसको तो आधा होना पड़ेगा। इसी प्रकार तार को खींचा है, खींचकर डबल किया है तो क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा 0.5। लंबाई डबल कर दी, लेंथ दो गुना, तो सोल्यूशन करते हैं 2L अपॉन में 0.5 ए डिवाइड करेंगे 4, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी 4R हो जाएगी। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस पहले से कितना है, R की वैल्यू है 2, तो 4 गुना 2 इज इक्वल टू 8 ओम। ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझ आ गया? कोई क्वेरी नहीं होगी शायद, कई क्वेश्चन आ गए से। क्वेश्चन नंबर 84, एक सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर क्या है, फ्यूज ओनली है, आइसोलेटर स्विच ओनली है, ए रीसेटेबल प्रोटेक्टिव डिवाइस है, या रेजिस्टेंस है। जो रहता है सर फ्यूज का, तो आपको पता है ये डिटेक्शन, परिपथ के अंदर फॉल्ट को डिटेक्शन एंड इंटरप्शन दोनों कार्य करता है। पहले फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद में परिपथ को इंटरप्ट करेगा पिंगल पर। आइसोलेटर आपको जस्ट अभी बताया था, आज के दिन में आपको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आइसोलेटर कैसा होता है। आइसोलेटर एक एयर माध्यम स्विच मान सकते हैं, जिसके मध्य एयर रहती है। किसी प्रकार का एयर कंप्रेसिबल नहीं रहती, कंप्रेसिबल नहीं होता। नॉर्मली नेचुरली एयर रहती है। जो एयर होती है वो नेचुरली एयर ही सीधी यूज में आती है, कोई बार बॉक्स यूज में नहीं लिया जाता, ओनली सीधा स्विच रहेगा, जो कि परिपथ को नो लोड पर ऑपरेट किया जाता है। लोड पर ऑपरेट करने से ये जो मेटल्स रहता है, कॉपर की जो रोड रहती है वो पिघल जाएगी और क्या होना है, स्विच खराब हो जाएगा। आइसोलेटर रजिस्टर नहीं हो सकता, एक पुनः संस्थापित सुरक्षात्मक उपकरण है। उसके अंदर रिले सिस्टम रहता है, सर्किट ब्रेकर को उसको बार बार से रीसेट करके ऑपरेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 85, तीन फेज प्रणाली में जब भार पूर्णतः संतुलित है तब निष्प्रभावी विद्युत प्रवाह होता है। इन ए थ्री फेज सिस्टम व्हेन द लोड आर परफेक्ट बैलेंस्ड द न्यूट्रल करंट इज, यानी कि लोड है वो बैलेंस कंडीशन में है। न्यूट्रल्स की बात कर रहा है तो नॉर्मली समझ लो कि स्टार सर्किट है। स्टार सर्किट है तो न्यूट्रल में अगर सभी फेज बैलेंस कंडीशन में है तो न्यूट्रल में करंट कितना फ्लो करेगा, जीरो फ्लो करेगा। न्यूट्रल्स में जीरो करंट फ्लो करेगा जब बैलेंस कंडीशन में होगी। ओके, अधिकतम भार का एक तिहाई, अधिकतम भार का दो तिहाई, मैक्सिमम कुछ नहीं होगा। जब न्यूट्रल्स में बैलेंस कंडीशन में होगा तो न्यूट्रल के अंदर करंट रहेगा जीरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, आधा वाट कितने मिली वाट के बराबर रहता है। मिली वाट, मिली का मतलब अभी आपको बताया था, मिली वाट, वाट नहीं लिखेंगे एक बार, आपको सीधा मिली का मतलब बता दूं। मिली का मतलब है 10 की पावर -3, या इसको लिख सकते हैं 1/1000। माइक्रो का रहता है मिली वाट, माइक्रो का मतलब रहता है 10 की पावर -6, या 1/10 की पावर 6।
अब आधा वाट है यानी कि 0.5 वाट, 0.5 वाट है, इसको अपने करना है मिली वाट के अंदर, तो 0.5 वाट है गुणा, डिवाइड करेंगे 10⁻³ से, सीधा ये 1000 से गुणा कर दो, चाहे माइनस में होगा 1000 यानी कि 10⁻³ तो इसको माइनस है ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 0.5 गुणा 1000, तो ये हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाया 0, 0 से 0 किया डिवाइड, तो 500 मिलीवाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कोई क्वेश्चन नहीं होगा शायद तक तो। अगर 0.5 वाट है, इसको माइक्रोवाट में कन्वर्ट करना है, तो माइक्रोवाट का मतलब है 1/10⁻⁻6, -6 को ऊपर लेके जाएंगे ये प्लस के हो जाएंगे, यानी कि 0.5 गुणा 60, 0.5 का पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 0.0.0, 500 1000 माइक्रोवाट। ओके, अभी अपने पास उत्तर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 87, 220 वोल्ट वाले हीटर को 110 वोल्ट पर उपयोग करने पर उत्पन्न होने वाली उष्णता। ए 220 वोल्ट हीटर इज यूज ऑन 110 वोल्ट सप्लाई, हीट प्रोड्यूस बाय विल बी, ऊष्मा कितनी पैदा होगी। अपने नॉर्मली मानते हैं, आपको कैलकुलेशन के लिए बता दूं कि अपने पास ये एक हीटर है, हीटर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं, एक रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट किया अपने इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। ओके, और इसे 20 वोल्ट सप्लाई सोर्स के द्वारा जोड़ा गया है, तो धारा का मान बताओ। आई बराबर रहता है V अपॉन में आर, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं अपने और हाई लेवल तक इसी में चल रहा है। वोल्टेज है 20 अपॉन में 10, तो धारा का मान आएगा 2 एम्पियर, और पावर ज्ञात करने के लिए रहता है आई स्क्वायर आर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, गुणा रेजिस्टेंस कितना है 10, तो आ जाएगी 40 वाट की पावर कंजप्शन कर रहा है। अब जैसे क्वेश्चन पेपर में अपने को बोला है कि 220 वोल्ट है, उसको हाफ करके आधा कर दिया 110 वोल्टेज, तो यहीं पर अपने वोल्टेज मानते हैं 10 वोल्ट, वोल्टेज सोर्स को आधा कर दिया। लेकिन वोल्टेज को आधा करें चाहे डबल करें, वोल्टेज का मान कम आधा करें या डबल करें, रेजिस्टेंस का मान वेरिएशन नहीं करता है। ओके, 10 वोल्ट माना, तो अब अपने पास धारा का मान क्या रहेगा, आई बराबर रहता है 10 अपॉन में 10, 1 एम्पियर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 गुणा 10 इज इक्वल टू 10 वाट। पावर कंजप्शन कितनी रहेगी, 40 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 4, 4 गुना पावर कंजप्शन कम होगी अपने पास। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 220 वोल्ट का हीटर है, 110 वोल्ट अपने दे दी, तो पावर कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 1/4, 1/4, कैलकुलेट कर दिया अपने। ये तो अपने फुल वोल्टेज अपॉन में हाफ वोल्टेज किया है, 10 अपॉन में 40 करेंगे,
तो 1/4 पावर कंजप्शन 1/4 रह जाती है। वो तो आपने कैलकुलेशन किया है जी। क्वेश्चन नंबर 88। छत के पंखे का बहाव संबंधित है। तो छत का पंखा रहता है जिस प्रकार ये उसकी मोटर है, ये इसके ब्लेड्स हैं। तो इसके अंदर इसका बहाव क्षेत्र क्या रहता है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट से लेकर सीलिंग फैन का जो ब्लेड्स है इसकी लंबाई का डबल गुणा 2 रहता है। मोटर इसके घूमने के वर्त की त्रिज्या से नहीं, ब्लेड की लंबाई का दुगना नहीं, ब्लेड की लंबाई का दुगना नहीं, सेंटर पॉइंट से, मोटर के केंद्र से ब्लेड के ऊपरी सिरे की दुगनी, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मोटर टू टिप ऑफ ब्लेड। मोटर के केंद्र से ब्लेड की दूरी, ब्लेड के ऊपरी सिरे की दुगनी दूरी, डबल द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मोटर टू टिप ऑफ द ब्लेड। ऑप्शन नंबर डी इज इक्वल टू राइट। क्वेश्चन नंबर 89। विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? तो उसकी यूनिट रहती है किलोवाट घंटा, के किलोवाट आवर घंटा। एक केडब्ल्यूएच के अंदर अपने बात करें, एक केडब्ल्यूएच इज इक्वल टू 861 किलो कैलोरी रहती है, किलो कैलोरी। 36 गुणा 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल रहता है। 1000 वाट घंटा रहता है। 1 बीओटी रहता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ओके, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास बी। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से क्या रिएक्टिव पावर को मापने की इकाई है? अपने बात करें आभासी शक्ति, आभासी शक्ति, रियल पावर, ये एक्चुअल पावर, और एक रहती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव शक्ति, आभासी शक्ति को मापते हैं वोल्ट एम्पियर्स के अंदर, रियल पावर को मापते हैं वाट में, और रिएक्टिव पावर को मापते हैं VAR के अंदर। तो अपने अपने रिएक्टिव पावर मापने की इकाई हो जाएगी VAR। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91। एक 4 पोल 3 फेज प्रेरण मोटर 30 रिवोल्यूशन पर सेकंड एक तुल्यकालिक गति है। स्टेटर के लिए आपूर्ति की आवृत्ति क्या होगी? 30 रिवोल्यूशन पर सेकंड है। तो सिंक्रोनस गति अपने जो निकालते हैं या रोटर गति की बात करें तो वो रहती है आरपीएम में। रिवोल्यूशन पर मिनट के अंदर या राउंड्स पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट से पर मिनट ही मापते हैं। तो ये सेकंड के अंदर है, तो 30 गुणा 60 कर देंगे तो 6 18 वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1800 आरपीएम स्पीड इसकी। तो 1800 आरपीएम स्पीड आ गई और 4 पोल की मोटर है। सिंक्रोनस गति बराबर फॉर्मूला रहता है 120 गुणा फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय पोल। तो यहाँ पर अपने पास सिंक्रोनस गति है 1800 इज इक्वल टू 120 गुणा फ्रीक्वेंसी का अपने को कंफर्म नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो ज्ञात करनी है, अपॉन में
पोल है 4। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए फ्रीक्वेंसी को 1800 की साइड लेके आएंगी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1800 गुणा 4 डिवाइड बाई 120। 4 को डिवाइड किया, यहाँ पर आ जाएगा 30, 30, 0 से 0 डिवाइड, और यहाँ पर गया 6 और 0। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अपने पास 60 हर्ट्ज। ओके, तो क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारे पास ए, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। एक मोटर पर सिंगल फेजिंग का क्या प्रभाव होता है? यदि यह मोटर शुरू करने के समय किया जाता है, मोटर कम गति से चलेगी, मोटर शुरू नहीं होगी अथवा रुक जाएगी, मोटर सामान्य गति से चलेगी लेकिन किंतु भार नहीं ले पाएगी, मोटर को तय की हुई गति तक आने में समय लगेगा। द मोटर टेकिंग टाइम ऑफ कम टू रेटेड स्पीड। इसके अंदर अपने देखते हैं कि मोटर में सिंगल फेजिंग सीक्वेंस किया जा रहा है। तो मोटर रनिंग कंडीशन में अगर सिंगल फेजिंग सीक्वेंस रहता है तो मोटर चलती रहती है। अगर मोटर को 2 फेज पर भी स्टार्ट करते हैं तो 2 फेज के अंदर भी मोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मोटर स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या होगी? मोटर लोड नहीं ले पाएगी। ऑप्शन नंबर सी, उसकी एचपी रेटिंग क्षमता के समान लोड नहीं ले पाएगी। अगर मोटर रनिंग कंडीशन में है, सिंगल फेज सीक्वेंस हो गया, तो उसके ऊपर 50% से ज्यादा लोड नहीं डालना चाहिए। ओके, सिंगल फेज सीक्वेंस क्या होता है? सिंगल फेज सीक्वेंस होता है कि मोटर जो होती है वो रनिंग कंडीशन में है, कोई एक फ्यूज उड़ जाए या वायर जल जाए तो 2 फेज के ऊपर मोटर रन करती है, इस कंडीशन को सिंगल फेज सीक्वेंस कहते हैं। बचाव के लिए सिंगल फेज प्रिवेंटर, बचाव के लिए अपने लेते हैं सिंगल फेज प्रिवेंटर, सिंगल फेज प्रिवेंटर यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का हो जाएगा सी। शुद्ध वाटर, बिजली का प्योर वाटर इज इलेक्ट्रिकली बेड कंडक्टर रहता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवा पाता। फिल्टर का आकार प्रारंभ में खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिल्टर का जो अब बात करते हैं, ये फिल्टर की वायर है, आर फेज माने, बी फेज माने या वाई माने। तो इसके अंदर क्या रहता है? इसका जो कंडक्टर का मेटालिक जो पार्ट रहता है, ये डिसाइड किया जाता है कि करंट कैरिंग कितना करवाना है कंडक्टर को, करंट कितना फ्लो करेगा इसके अंदर, और इसके ऊपर जो इंसुलेशन रहता है वो वोल्टेज डिपेंडेंट रहता है। ओके, तो करंट जो कि ले जाने के लिए आवश्यक है, द करंट इट इज रिक्वायर्ड टू कैरी। फीडर में वोल्टेज की प्रतिशत की विविधता के आधार पर नहीं, फीडर का वोल्टेज नोट, प्रसारण की दूरी नहीं, कंडक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर डिसाइड किया जाता है, और फीडर का जो आकार रहता है वो केल्विन लॉ के द्वारा ज्ञात किया जाता है। केल्विन नियम से कंडक्टर का आकार डिसाइड किया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस में इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग नहीं किया जाता। इन विच ऑफ ए फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉट यूज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो अपने करते ही हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या होता है? जिस कंडक्टर की करनी है, जिस प्रकार कॉपर और अपने चांदी और सिल्वर माने, चांदी और गोल्ड को माने, तो गोल्ड की प्लेटिंग करनी है चांदी के ऊपर। ओके, तो पॉजिटिव पर जो इलेक्ट्रोड रखेंगे वो होगा गोल्ड का, गोल्ड की परत
चांदी पर, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा गोल्ड का, और जो नेगेटिव टर्मिनल्स होगा वो होगा चांदी का। पॉजिटिव से मेटल जो है नेगेटिव पर ट्रांसफर होगा, नेगेटिव जो होगा चांदी का रहेगा, सिल्वर। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया ये होती है। इलेक्ट्रोटाइपिंग के अंतर्गत क्या होता है? इलेक्ट्रोटाइपिंग रहती है, सबसे पहले पीओपी का माने या रबड़ के द्वारा परफॉर्मा तैयार किया जाता है कि स्पेसिफिक पेज के लिए भी ये अपने को टाइप करना है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस या कोई रबड़ के द्वारा आपने मान सकते हैं, परफॉर्मा तैयार किया। इसके बाद में रबर, इसके बाद में इसके ऊपर कार्बन का लेप किया जाता है। कार्बन का लेप करने के बाद में इसे कॉपर सल्फेट के द्वारा धोया जाता है, CuSO4 के द्वारा, जिसके द्वारा कॉपर सल्फेट के द्वारा धोने के बाद में इसके ऊपर लोहे का चूर्ण डाला जाता है। लोहे का पिसा हुआ लोहा, लोहे का चूर्ण, और चूर्ण डालने के बाद में जब इसे साफ करते हैं तो कॉपर की पतली लेयर का जमाव हो जाता है। इसके बाद में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर रखेंगे कॉपर और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर होगा ये परफॉर्म। ओके, तो ये इलेक्ट्रोटाइपिंग होगी। इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, पॉलिश इसी प्रकार करते हैं, पॉजिटिव पर जिसकी करनी है और नेगेटिव जिस पर करनी है। सोल्डरिंग की प्रक्रिया नहीं होती भाई। इसके अंदर आपको बताऊं कि सोल्डर के अंदर, सोल्डरिंग के अंदर अगर आपने बात करें तो सोल्डरिंग में सॉफ्ट सोल्डरिंग रहती है और हार्ड सोल्डरिंग। सॉफ्ट के अंदर 450 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर मानते हैं, और हार्ड के अंदर अप टू 450 आरपीएम, अप टू 450। इसके लिए बात करते हैं, आरपीएम नहीं होता, 450 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। आरपीएम वाली याद रहेगी। ओके, तो सोल्डरिंग के अंदर सॉफ्ट जो रहता है 450, और हार्ड जो होता है 450 से ज्यादा का रहता है। इसके अंदर आयर संख्या 7 जैसे कुछ फ्लक्स रहता है। फ्लक्स होता है, फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स 260 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पिघल जाता है और 350 डिग्री 250 डिग्री पर पिघल जाता है, 360 डिग्री के ऊपर जलना प्रारंभ हो जाता है। फ्लोरीन नामक इसके अंदर से गैस निकलती है जो कि हानिकारक मानी जाती है। फ्लक्स की बात करें तो 51% इसके अंदर टिन रहता है, 31% लेड रहता है, +9% जिंक होता है, +9% कैडमियम होता है। ये इसके लिए सोल्डर रहता है। एल्यूमिनियम सोल्डरिंग के लिए 96 नंबर क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिकल मोटर जिसमें रोटर एवं स्टेटर क्षेत्र एक साथ घूमते हैं खालिस्तान कहलाती है। एन इलेक्ट्रिकल मोटर इन विच रोटर एंड स्टेटर फील्ड रोटेटिंग सिम्युलेटरली सिम्युलेटली इज कॉल्ड ए मोटर। बताओ भाई, एक इलेक्ट्रिकल मोटर जिसमें रोटर और स्टेटर एक साथ घूमते हैं कहलाती है सिंक्रोनस मोटर होगी। दोनों की स्पीड एक बराबर, सिंक्रोनस गति इज इक्वल्स टू रोटर गति जिसमें सेम होगी तो सिंक्रोनस मोटर होगी। यूनिवर्सल मोटर की गति 3000 आरपीएम से लेकर, हटाता हूँ इसको एक बार यार, यूनिवर्सल मोटर की जो स्पीड रहती है 3000 आरपीएम से लेकर 14000 आरपीएम तक मानी जाती है। ये एक डीसी सीरीज मोटर के समान ही होती है। इसकी गति स्वतः नियंत्रण क्यों होती है? विंडेज विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस के कारण स्वतः इसकी गति नियंत्रण होती है। सिंक्रोनस मोटर के अंदर बात करें तो सिंक्रोनस गति इज इक्वल्स टू रोटर गति रहती है। इंडक्शन मोटर के अंदर
सिंक्रोनस गति इज इक्वल्स टू रोटर गति रहती है। डीसी मोटर्स के बारे में आपको पूरा लेक्चर ही करवाएंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा अपने पास सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। एक 3 चरण प्रेरण मोटर में निम्नलिखित में से क्या बात गलत है? इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? स्लिप गति, पर्ची गति कहते हैं स्लिप गति को, तुल्यकालिक गति माइनस रोटर गति रहता है, बिल्कुल सही है। स्लिप को आरपीएम में निकालने के लिए सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति करेंगे, इसे भिन्न में निकालने के लिए सिंक्रोनस गति से डिवाइड करेंगे, प्रतिशत में करने के लिए गुना 100 करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रोटर लोड होते ही स्लिप ज्यादा होती है। रोटर लोड होते ही स्लिप ज्यादा होती है, तो जो इंडक्शन मोटर होती है इसकी नो लोड स्पीड की बात करें तो ये 1.5% से लेकर 2.5% के मध्य होती है। अगर इसे फुल लोड पर बात करें तो फुल लोड पर स्लिप अपने मानते हैं 2.5% 2.5% से लेकर 5% के मध्य रहती है स्लिप की वैल्यू। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट है। रोटर पर लोड के साथ प्रेरित ईएमएफ की वृद्धि की आवृत्ति कैसे होगा? वृद्धि नहीं होगा, वृद्धि डिक्रीज होगा। रोटर पर टॉर्क चुंबकीय क्षेत्र की बातचीत की वजह से होता है, बिल्कुल राइट। मैग्नेटिक के कारण ही तो होता है। रोटर स्टेटर के मध्य रोटर को कोई अलग से सप्लाई थोड़ी देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही टॉर्क ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, जो स्टेटर बॉडी रहती है इसकी गति होती है 0 आरपीएम। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड रहती है सिंक्रोनस गति। एयर गैप की बात करें, एयर गैप के अंदर जो फ्लक्स रहता है सिंक्रोनस गति रहती है उसकी। रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड बताओ, और रोटर की स्पीड क्या होती है? रोटर की स्पीड रहती है एनआर। रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड भी सिंक्रोनस स्पीड रहता है। रोटर का मैग्नेटिक रोटर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी सिंक्रोनस स्पीड पे ही घूमता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर 98। केसीएल केवीएल के आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा बड़े बड़े। ये जो क्वेश्चन सीरीज 1000 क्वेश्चन की सीरीज चालू करूंगा, इसके अंदर 400 से 500 के बीच में न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, 900 और 1000 के बीच में। पहले ये करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। किरचॉफ का करंट नियम केसीएल, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर आधारित है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर निर्धारित है। हर जो केवीएल रहता है, केवीएल ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। ओके, किरचॉफ का करंट नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बंद लूप अथवा मेश में वोल्टेज वोल्टेज का तो कोई बात ही नहीं है। सर्किट के नोड पर करंट का जोड़ शून्य होता है, इसको देखेंगे बाद में। एक जंक्शन की ओर प्रवाहित होने वाला करंट हमेशा जंक्शन से निकलने वाला करंट से कम होता है। जैसे ये अपने पॉइंट मान लीजिए, यहां से करंट आ रहा है,
इधर से भी करंट आ रहा है और इधर करंट जा रहा है। ये करंट 5 एम्पियर है, ये करंट 2 एम्पियर मान रहे हैं, तो ये करंट कितना होगा? ये करंट होगा 7 एम्पियर। करंट जंक्शन पर आने वाली धारा और जंक्शन से जाने वाली धाराएं एक समान रहती है। जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। जंक्शन नोड पर कोई करंट नहीं रहेगा। नोड रहता है दो या दो से अधिक, जो टर्मिनल्स को या जो एलिमेंट्स का जो मेन पॉइंट रहता है उसको कहेंगे। और जंक्शन होता है 3 या 3 से अधिक जो टर्मिनल्स कनेक्टेड रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। जंक्शन की ओर प्रवाहित होने वाला करंट हमेशा जंक्शन से निकलने वाले करंट से अधिक होता है। क्यों होगा? 5 एम्पियर रहा है जंक्शन के ऊपर या नोड पर, जहाँ 10 एम्पियर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। केसीएल केवीएल की पूरे डेरिवेशन न्यूमेरिकल करेंगे, अपने न्यूमेरिकल करेंगे, डेरिवेशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। एक प्रेरण मोटर की स्लिप गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। The slip speed an induction motor may be defined as the numbers of pair of pole frequency, rotor speed minus synchronous speed, rotor speed plus synchronous speed, rotor speed। एक प्रेरण मोटर की स्लिप गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। नंबर्स ऑफ पेयर ऑफ पोल्स फ्रीक्वेंसी, numbers of pair of pole frequency, rotor speed minus synchronous speed, rotor speed plus synchronous speed, rotor speed। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं लिखा हुआ है। सिंक्रोनस गति माइनस, यहाँ पर माइनस होगा रोटर गति। ओके, क्वेश्चन नंबर 1000, 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रचालन का सिद्धांत अधिकांश खालिस्तान के समान होता है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर is most similar to that of a। बताओ भाई। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। सिंक्रोनस मोटर के तो समान हो ही नहीं सकता। इसे तो स्टार्ट ही किया जाता है तो डीसी कंपाउंड मोटर को यूज करते हैं, या पोनी मोटर। पोनी मोटर क्यों कहा जाता है? होती इंडक्शन मोटर ही है, सिंगल फेज या 3 फेज माने, लेकिन पोनी क्यों कहा जाता है? पोनी इसलिए कहा जाता है इसको, जैसे सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर में 4 पोल है, तो उसके अंदर 3 या 2 पोल रहेंगे। 3 तो कैसे रह पाएंगे? 2 पोल होंगे। 2 पोल होंगे तो इसकी गति ज्यादा रहेगी। फॉर्मूला रहता है सिंक्रोनस गति का 120 गुणा एफ डिवाइडेड बाई पी। पोल की संख्या कम हो रही है तो गति बढ़ जाएगी। गति बढ़ेगी तो सिंक्रोनस मोटर को उसकी सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक ले जाना आसान होता है। सिंक्रोनस स्पीड के आसपास पहुंचेगा, डीसी सप्लाई से एक्साइट करेंगे और वो सिंक्रोनस स्पीड पर इंटरलॉकिंग हो जाएगी। तो सिंक्रोनस मोटर के साथ समान नहीं हो सकता। सिंक्रोनस मोटर को बैलेंस लोड चाहिए। अनबैलेंस लोड के अंदर ये मोटर बिल्कुल सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती। रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर कैसे होगी? ये सिंगल फेज मोटर है, रिपल्सन के द्वारा स्टार्ट होगी और इंडक्शन के ऊपर रन करेगी। डी नंबर ऑप्शन, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ये कैपेसिटर के कारण, कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा रहता है। कैपेसिटर के कारण स्टार्ट होती है और इंडक्शन के ऊपर रन करेगी, मुख्य वाइंडिंग के ऊपर। इसका अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं मैं,
ये एक्सिलरी वाइंडिंग है, यहाँ पर ये कैपेसिटर लग जाएगा और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच जैसे ही 75 से 80% गति प्राप्त करेगा वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण खुलेगा और प्राइमरी वाइंडिंग अलग हो जाएगी। Z1 Z2 के द्वारा शो करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को या एक्सिलरी वाइंडिंग को, और मेन वाइंडिंग को U1 U2। तो ये होगी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। डी नंबर ऑप्शन है इंडक्शन मोटर जो रहती है, किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट रहे उस के समान इसका कार्य सिद्धांत रहता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं घूमती और इसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग घूमेगी। शॉर्ट सर्किट जो अपने रोटर बार डालते हैं स्क्वेयर्ड यानी कि तिरछी, उनको शॉर्ट सर्किट रिंग के द्वारा शॉर्ट किया जाता है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जो अपने स्क्यूड एल्यूमिनियम की जो बार डालेंगे रोटर के अंदर, वो रोटर से लिमिनेट होता सेपरेट होती है, बीच में इंसुलेशन रहता है या नहीं रहता? तो इंसुलेशन नहीं रहता। क्या होता है कि जो करंट होता है ये लो रेजिस्टिविटी पाथ को चूज करता है, लो रेजिस्टेंस वाले पाथ को। तो करंट है जो मेन कंडक्टर से फ्लो करेगा, बॉडी की ओर फ्लो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 100, इसका उत्तर हो जाएगा सी, शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ ट्रांसफार्मर विद ए शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी। ओके दोस्तों, आज अपने स्पेस एप्लीकेशन से इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 1 जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन बी का सॉल्यूशन किया है। नेक्स्ट लेक्चर भी अपने क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। 6-7 पेपर हैं इसके प्रीवियस ईयर, सभी का सॉल्यूशन करेंगे। हो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए उनसे, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। ओके, गुड बाय। गुड बाय नहीं, ओनली बाय। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर।